आज से शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की यात्रा। आज अपनी क्लास में बहुत सारी बातों को, वो जो बातें जो आपने कभी महसूस नहीं की होंगी, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, जो कि कहा तो जाता है पर पढ़ाता कोई नहीं। जब मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमने आज तक जो भी पढ़ा है वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे नियम दिमाग में रखने पड़ते हैं कि ये नियम है तो ये। इस कोर्स की सबसे खास बात कि भाषा बिल्कुल भी नियम नहीं बनेगी, भाषा सेंस बनेगी। और भाषा बेहतरीन तरीके के भाव को एक्सप्रेस करने का एक साधन बनेगी। याद रखिएगा, मैंने कहा भाषा एक सेंस बनेगी, भाषा एक भाव बनेगी। जब मैंने कहा भाषा एक भाव बनेगी तो ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। मेरी माँ ने जब सिखाया तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट नहीं सिखाया या हिंदी को एज ए सब्जेक्ट नहीं सिखाया। जब मैं स्कूल जाने से पहले, तो मेरी माँ ने भाषा को भाव बनाया। मेरी माँ ने बार बार चीज़ों को, इतना प्रैक्टिकल टीचर थी मेरी माँ, कि उन्होंने स्कूल जाने से पहले लैंग्वेज मेरे दिमाग में उतार दी। आज दिक्कत ये है कि इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में खूब अध्ययन करते हैं, बट फिर भी बच्चे को सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत रहती है। मैंने कहा ये चार काम, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अगर इन चार काम में बच्चे को दिक्कत ना हो, याद रखना, जो आदमी की क्वेस्ट फॉर पावर है, जो आदमी की ताकत की खोज है, इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं चार स्टेप्स का है। आपका सुनना, आपका बोलना, आपका पढ़ना और लिखना। आप कितने अच्छे श्रोता हैं, आप कितने अच्छे वक्ता हैं, आप कितने अच्छे रीडर हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हैं पढ़कर, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और जो तमाम लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों को कैसे आप समझते हो, आपकी रीडिंग और आपका लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और मैं एक वादा करता हूँ, इन सेशंस में ये चारों के चारों काम आपके वर्ल्ड क्लास लेवल के हो जाएंगे बेटा। और जब वर्ल्ड क्लास लेवल के होंगे तो नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी तरीके से वो भाषा पूछी जाती हो, आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की आने वाली नहीं है। दिक्कत तभी आती है जब कोई ना कोई चीज़ मेरी इमेजिनेशन से बाहर, जो जिस चीज़ को मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई बॉडी है, हमारी बॉडी के तीन तल हैं, बॉडी के तीन लेवल हैं, एक है सोशल लेवल, एक है फिजिकल लेवल और एक है मेंटल लेवल। हमारा जो एग्जाम है वो मेंटल लेवल जो है बॉडी का, वहाँ पे जाके क्रैक करता है या हिट करता है। जैसे मैंने कहा सोशल, सोशल लेवल बॉडी का क्या है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, आप किस परिवार से हैं, ये सोशल स्टेटस है। फिजिकल बॉडी, इसके लिए जो नरिशमेंट है वो फूड है। पर मेंटल बॉडी के लिए जो नरिशमेंट है वो इमेजिनेशन है। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपकी इमेजिन करने की ताकत, कि आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी वही है जो आपका पास्ट है। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा के दिया जाता है कि मुद्दे को कितने अच्छे से आप समझ कर, राइट, कितने अच्छे से समझकर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। क्वेश्चंस का मतलब क्या है, समस्याएं। वो समस्याएं जो नीचे लिखी हैं उनको इजाद कीजिए या उनका समाधान निकालिए। किसी भी एग्जाम का जो पार्ट है वो यही है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, वाक्य का मतलब क्या है। बस इतनी सी बातें अगर आपके दिमाग में रहें कि प्रॉब्लम क्या है, जिस डिपार्टमेंट को, जिसे हम कई बार एरर फाइंडिंग के रूप में देखते हैं, ग्रामर का पार्ट नहीं है, वो आपके जीवन का पार्ट है कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। राइट, प्रॉब्लम को समझने से ही प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। एरर फाइंडिंग का मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, उसे फिल इन द ब्लैंक वगैरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एरर फाइंडिंग, प्रॉब्लम क्यों है, फिल इन द ब्लैंक, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, मतलब उसको इंप्रूव कैसे करें। और भाई वाक्य में समझ आपको क्या आ रहा है, उसको आप कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में यही चार क्वेश्चन आपके सामने होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब डिपार्टमेंट में मान लीजिए आप अधिकारी हैं, तो आपको यही देखना होता है कि इस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है, इस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम क्यों है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है। ये चार चीज़ें, अगर ये चार चीज़ें आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत किसी प्रकार की लैंग्वेज को समझने में नहीं आती। आपको नहीं लगता कि न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ बनी है तो कोई ना कोई बदलाव कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, ऐसा जहाँ कुछ क्रिएट हुआ होगा, उस काम को इलेबोरेट किया जा रहा है। लैंग्वेज की जब मैं बात करूँ तो बेटा इंग्लिश एज ए लैंग्वेज दो चीज़ें अपने अंदर लिए हुए है। एक तो शब्द, जिसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसे हम वर्ड्स या वकैब कह सकते हैं, राइट, और एक आपकी है वाक्य। या तो शब्द हैं या फिर वाक्य हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस या तो शब्द है या वाक्य है। अगर हम इन दो पर मेहनत कर लें, और इन्हीं पर आधारित सारे के सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ इस वक्त हिंदी में, तो शब्द और वाक्य हिंदी के हैं। इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश देन यू वुड फाइंड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विच आर बीइंग अटर्ड बाय मी, दे आर इन इंग्लिश इटसेल्फ। तो भाषा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि जैसे मैं अपना ज्ञान दूसरे के अंदर ट्रांसफर करता हूँ तो दूसरा भी अपना ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर करता है। और इस दुनिया में जो ज्ञान का आदान प्रदान का जो साधन है वो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कोई ना कोई लैंग्वेज। आप कभी महसूस करें कि आपके जो स्कूल्स हैं वो दो मीडियम के हैं, एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अधिकतर स्कूल, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ की बात करें, तो पैटर्न उनका अपना उड़िया या तमिल मीडियम हो सकता है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमारे स्कूल या कॉलेज में सिखाया जा रहा है तो माध्यम तो लैंग्वेज ही बन रही है। तो मेरी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, याद रखिएगा, इसीलिए लैंग्वेज को एज ए मैंडेटरी
पार्ट रखा गया है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब कंपटीशन किया जाता है तो लैंग्वेज को ज़रूर चेक किया जाता है, राइट। भाषा आपके व्यक्तित्व और चरित्र की पहचान है। आपके शब्द और वाक्यों से पता लगता है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी मजबूत है, और आपकी इमेजिनेशन के आधार पर ही आपका फ्यूचर चलता है बेटा। तो जैसे मैंने कहा, शब्द और वाक्यों की यात्रा है, तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा को, शब्दों और वाक्यों की यात्रा को। तो कुछ शब्द, राइट, जैसे सिनोनिम पूछे, वन वर्ड पूछे, एडियम फ्रेज पूछे, एंटोनिम पूछे, वो शब्दों की यात्रा। वाक्य की यात्रा, सेंस प्लस टेंस की यात्रा, सारी की सारी चीजें साथ में लेके चलेंगे। जब मैंने कहा वाक्य, किसी भी चीज का सबसे बड़ा जो चंक है, ज्ञान का सबसे बड़ा चंक यही है, सेंटेंस, जो हमारे दिमाग में विचार के रूप में आते हैं, अगर लिखित में आ जाएं उसे सेंटेंस कहते हैं। मन में अगर हो तो विचार है, थॉट है, और अगर वही चीज मूर्त रूप लेके पेपर पे उतर जाए तो वो सेंटेंस है। अब अगर मैं सेंटेंस को देखूं, तो थ्योरेटिकली अगर आप जाएंगे तो थ्योरेटिकली आप पाएंगे कि किताबों में लिखा है कि सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं, कि असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये सब काम नहीं आएगा, ये सब रटने से काम नहीं आएगा बेटा। कि आप सोचते हैं कि भाषा को या सेंटेंस को मैंने कह दिया 5 तरीके से मैंने रट लिया, बिल्कुल नहीं बनेगी बात। भाषा को बहुत प्रैक्टिकली महसूस करना होगा। सेंटेंस में अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो सेंस प्लस एक चीज़ निकल के आ रही है टेंस। सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। सेंस का मतलब भाव, हर एक चीज भाव से, भाई जैसे भाव है वैसी भाषा है, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ तो मेरी भाषा भी खुश है, पर अगर अंदर से मैं उदास हूँ तो मेरी भाषा उदास है। अगर कोई चिंतित है तो भाषा भी चिंतित है, अगर कोई नर्वस है तो भाषा भी नर्वस है, अगर कोई डरा हुआ है तो भाषा भी डरी हुई है, अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक है, आशा से भरा हुआ है, तो भाषा भी आशा से भरी हुई है, अगर कोई निराशावादी है तो भाषा भी। शब्द और वाक्य प्रभावित होते हैं आपके भाव से। आपका भाव डिलीवर करता है भाषा को, आपके अंदर का भाव भाषा को जन्म देता है, राइट। जो भाव उदासी के समय है वो भाव खुशी के वक्त नहीं है। तो अगर ये दोनों भाव अलग हैं तो दोनों परिस्थितियों की भाषा अलग होगी। तो भाव, एक तो सेंस को पकड़ना होता है कि सेंस क्या है, अगर उस भाव को पकड़ जाऊं तो भाषा में मजबूती मिलती है। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज है टेंस, राइट। भाव तो हो गया भाई, भाव हम जानते हैं कि भाई अंदर जैसा भाव होता है वैसी भाषा। एक डेड बॉडी में कोई भाव नहीं बचा, न डर का, न भूख का, न प्यास का, ना नर्वसनेस का, ना एंग्जाइटी का, राइट, ना खुशी का, ना गम का। जब डेड बॉडी में कोई भाव नहीं है तो उसको कोई भाषा भी नहीं चाहिए। पर जब हम बात करते हैं, अब हम पहुंचे, एक तो सेंस हो गया, एक टेंस। बच्चों से पूछा जाता है टेंस क्या है, तो बच्चे बताने लग जाते हैं कि सर टेंस का मतलब काल होता है, सर टेंस का मतलब टाइम होता है, सर टेंस का मतलब 12 होते हैं सर, ये सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे भाई, ये कहाँ अटक गए हम, ये कहाँ चले गए हम। सबसे पहली बात बेटा, अगर कोई आज के बाद पूछे कि टेंस क्या होता है, कोई भी पूछे, और आप प्रैक्टिकली समझो, कोई पूछे ना पूछे, पर मुझे बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, बड़ी गहराई से पता होना चाहिए। ये बिल्कुल भी, सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि समय, टेंस मतलब काल होता है, काल का मतलब तो समय होता है, टेंस का मतलब समय बिल्कुल नहीं होता। टेंस की अगर हम बात करें कि टेंस क्या होता है, जैसे आप अगर मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति एक फॉर्म वाला नहीं होता बेटा, उसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। जैसा समय होता है वैसी फॉर्म निकलती है। जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से टीचर निकल के आ रहा है, अगर सामने मेरी बेटी है तो फादर हो गया, सामने मेरा भाई है तो भाई हो गया, सामने दोस्त है तो दोस्त हो गया। यानी कि जैसा समय होता है, समय का मतलब हो गया टाइम, राइट, वैसी मेरी फॉर्म निकल के आती है। यानी कि कहीं पे मैं बेटा मतलब सन, कहीं पे मैं टीचर मतलब अध्यापक, राइट। सामने अगर मेरी बेटी है तो मैं फादर हो गया, सामने अगर मेरे पापा खड़े हैं तो मेरे अंदर से सन आया, सामने मेरे स्टूडेंट्स हैं तो टीचर आया, अगर मेरी बेटी या बेटा है तो फादर आ गया, अगर मेरी बहन है सामने तो ब्रदर आ गया। बड़े ध्यान से देखें, तो हमने एक बात पाई कि मेरी फॉर्म बदलती रहती है, मेरी जो फॉर्म है वो सेम नहीं रहती, मेरी फॉर्म बदलती है। जैसा समय होता है वैसी फॉर्म मेरी होती है। तो बेटा जैसा समय होता है, राइट, वैसी फॉर्म। बचपन से याद करो कि आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी थी। वर्ब की फॉर्म का मतलब जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है वेंट, कभी बन जाती है गॉन, कभी बन जाती है गोइंग, कभी बन जाती है गोज। कुछ एक कहते हैं वर्ब की फॉर्म होती है। वैसे तो आपको 3 ही याद करनी होती है, इसे आप V1 बोलते हो बचपन से, ये V2 है, ये V3 है, राइट। ये आप बचपन से जानते हैं भाई, वर्ब की ये 3 फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे गो में फर्स्ट में आईएनजी लगा दिया, अगर उसी में एस या ईएस लगा दिया जाए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है बेटा। तो जैसे मनुष्य की, आदमी की, किसी भी व्यक्ति का एक ही फॉर्म नहीं होता बेटा, अलग अलग फॉर्म होती है, ऐसी वर्ब की भी अलग अलग फॉर्म होती है। सर क्यों होती है? जैसे समय के साथ मेरे अंदर से अलग अलग फॉर्म आती हैं, ऐसे समय के साथ वर्ब की भी अलग अलग फॉर्म आती हैं। अगर कोई एक ही फॉर्म में अटक गया,
अगर कोई एक ही फॉर्म में अटक गया तो उसे पागल कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे बात कर रहा है तो एक तरीके से बिहेव कर रहा है, भाई अगर वो मोदी जी से या प्रधानमंत्री से या जो भी प्रधानमंत्री है उनसे बात करे तो क्या वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? आपको भी सर वो तो बदल जाएगा, राइट? समय के हिसाब से बदल जाता है व्यक्ति, और जो नहीं बदलता वो पागल है। जैसे किसी पागल ने आपको ईंट मारी फेंक के, तो अगर वहां से मुख्यमंत्री जा रहे हैं उस फील्ड, उस एरिया के या उस राज्य के, तो क्या उसके लिए अलग बिहेव करेगा? नहीं, पागल वही है जिसकी फॉर्म सटक गई। तो देखते हैं कि समय के हिसाब से आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, और ये सबसे बड़ा पार्ट है बेटा, राइट? सबसे बड़ा पार्ट है कौन सा? जिस पर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर टिका होता है, हकीकत बताऊं मैं, और वो है टाइम एंड टेंस। भाषा को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसी को सबसे पहले लेके चला हूं। टेंस के बाद अगर टेंस के बारे में कोई पूछे कि टेंस क्या है बेटा, टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का मतलब काम होता है, ये बताने की बात नहीं है। आप जानते हो कि सर वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब तो काम होता है, राइट? अगर हम देखें सर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, वर्ब की फॉर्म की मैंने कहा था कि टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की अगर मैं बात करूं तो हम बचपन से जानते हैं कि वर्ब का मतलब काम। सर आपने यहां से क्यों स्टार्ट किया? अभी मैं टॉपिक पर भी आऊंगा जो हम लेके चलेंगे। काम से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बेटा ये शरीर भी काम है। उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना बोलना बताना, सांस लेना काम है। ये सारे के सारे काम हैं। बगैर काम के शरीर नहीं, तो बगैर काम के कोई भाषा भी नहीं है बेटा। कोई पैसेज है तो पैसेज में यही हुआ होगा ना। मान लीजिए कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछ लिया गया तो कोई काम हुआ होगा। उस काम को अगर आप समझ जाओ तो लास्ट में यही क्वेश्चन किया जाता है कि ये काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन के बीच में हुआ, राइट? वही क्वेश्चन नीचे पूछे जा रहे हैं। पूरा न्यूज़पेपर क्या है? काम है। कल जो घटित हुआ वो आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। तो अगर मैं काम की अवस्थाओं को अच्छे से पकड़ ले जाऊं बेटा, दो चीजें हैं जिससे मैं जीवित हूं, एक तो मेरे पास टाइम है और एक मेरे पास काम है। काम को टेक्निकली जब उसकी अलग अलग रूप होते हैं उसको टेंस कहते हैं। जो टाइम है वो टेंस नहीं है और जो टेंस है वो टाइम नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि बीच में एंड आ रहा है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, जब मैंने राम एंड श्याम कहा तो क्लियर हो गया कि जो राम है वो श्याम नहीं है और जो श्याम है वो राम नहीं है। कैसे पता लगा? क्योंकि बीच में एंड आ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मार्कर एंड बोर्ड, तो जो बोर्ड है वो मार्कर नहीं है और जो मार्कर है वो बोर्ड नहीं है। दोनों अलग अलग है क्योंकि बीच में एंड आ रहा है। तो ऐसे ही हमने कहा टाइम एंड टेंस, राइट? तो यहां से दो चीजें, मैं जीवित क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास समय है, राइट? वर्तमान में मैं खड़ा हूं तो इसलिए मैं जीवित हूं। अगर आपके शरीर में से समय ही खत्म हो जाए, कहते भी इसका समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया तो व्यक्ति खत्म हो गया। या फिर शरीर के अंदर काम खत्म हो जाए, हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, किडनी अपना काम करना बंद कर दे, लंग्स अपना काम बंद कर दें, राइट? या सांस चलना जो कि काम है ये बंद हो जाए। शरीर शरीर इसलिए है कि उसमें दो चीजें हैं, एक तो समय और एक काम। तो वाक्य भी वाक्य इसलिए है क्योंकि उसमें दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो समय और एक काम। जब काम और समय के कोऑर्डिनेशन को जोड़ते हैं तो फिर ये चीजें निकल के आती हैं जिसे हम कहते हैं क्या? टाइम। तो यहां से एक बात निकलती है कि जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। समय से आधारित जो वर्ब की फॉर्म है, ये बात बड़ी प्यारी है जो निकल के आती है। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। जैसा समय होगा वैसा मेरा रूप होता है। जैसे सामने पापा हैं तो मेरे अंदर से बेटा निकल के आया, सामने अगर मेरी बहन है तो भाई निकल के आया। अगर मेरे रोल गलत निकलने लगे कि सामने दोस्त है और मेरे अंदर से बेटा आ गया, तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि मान लो सामने दोस्त खड़ा और आपके अंदर से बेटा आ गया, भाग के पैर छू लिए, पापा जी नमस्ते, एरर हो गई, गलत समय पर गलत फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, राइट? और मैंने कहा दुनिया का ऐसा कोई वाक्य नहीं है बेटा जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब ना हो। कभी उसमें आईएनजी, कभी थर्ड फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म। काम के बिना तो वाक्य हो ही नहीं सकता। जैसे मैं अगर कुछ वाक्य बोलना चाहूँ कि टेक टी, राइट, और हर एक शब्द को सेंस बनने के लिए वाक्य बनना पड़ेगा। जैसे आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी, आई विल टेक टी, आई शुड हैव टेकन टी, आई कुड हैव टेकन टी, टी इज बीइंग टेकन, टी हैज बीन टेकन, टी विल बी टेकन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कभी टेकिंग, कभी टुक, कभी टेक्स, कभी, हर एक वाक्य में ऐसा कोई वाक्य नहीं है बेटा जिसमें दो चीजें ना हो, एक तो समय और एक काम। इसी को बेस बनाकर सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समय पर आधारित कोई चीज, जैसे इस वक्त समय में मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं एक काम कर रहा हूं पढ़ाने वाला, तो ये समय भी महसूस हो रहा है और काम भी महसूस हो रहा है। इसी पर आधारित जहां जहां जो जो घटित होता है उस तरीके से चीजें छाप दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। तो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो मैं महसूस करूं टाइम क्या है, और एक महसूस करूं कि टेंस क्या है। जैसा टाइम होता है वैसा टेंस होता है। अगर कोई पूछे टेंस क्या है तो हमें पता लग गया, टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस का मतलब और कुछ नहीं है, टेंस का मतलब है द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म। जो वर्ब की फॉर्म है, जो वर्ब की फॉर्म है उसे टेंस कहा जाता है। कब फर्स्ट फॉर्म, कब सेकंड फॉर्म, कब थर्ड फॉर्म, राइट? और काम पर अगर मैं बात करूं, राइट, सबसे पहले कोई भी वर्ब अगर है तो उस पर मुख्य रूप से, कोई भी काम अगर है तो उस पर मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं लागू होती हैं बेटा।
बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी सारी चीजें। पहले बस हम स्टार्ट कर लें। 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है कि काम जारी नजर आता है, आंखों के सामने काम आपको जारी नजर आता है बेटा, काम जारी, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। या फिर आपको काम खत्म दिखाई देता है बेटा, जिसको बचपन से लेके आज तक आप कहते आए हो परफेक्ट। या फिर एक नाम है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट नहीं है वो इनडेफिनेट है। और जब मैं कहता हूं कॉन्टिन्यूस, बेटा सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस एक सेंस है कि काम जारी है, जहां भी परफेक्ट लिखा होता है तो वो एक सेंस है कि काम खत्म है। और जब इनडेफिनेट कहा जाता है तो हम डेफिनेटली पता नहीं लगा पा रहे वो जारी है या खत्म है, इसलिए उसको इनडेफिनेट कह दिया जाता है। राइट, जैसे हम बचपन से जानते हैं, और इवन मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई काम जारी है तो हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। कोई भी काम अगर जारी है तो हम आईएनजी फॉर्मेट से उसको बताते हैं। जैसे सेंड पे टिक करोगे तो मोबाइल कहता है सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग, और होती एकदम से कहता है सेंट, थर्ड फॉर्म। उसे भी पता है कि काम जारी तो आईएनजी खत्म है तो थर्ड फॉर्म आएगा। डाउनलोड पे टिक करते ही वो कहता है डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग, और होती आता है डाउनलोडेड। इंस्टॉल पे टिक करते हैं इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग, यानी कि आईएनजी से हम कॉन्टिन्यूस की सेंस बताते हैं, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे टेकन है, ड्रीवन है, गिवन है, प्ले प्लेड, प्लेड में जो प्लेड लास्ट है, जैसे टेकिंग टी टेकिंग टी टेकिंग टी, और रखते ही बोल देता हूँ टेकन टी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम उस पर अभी आने वाले हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। पर पहली अवस्था जो आपको काम पर दिखाई देगी इस दुनिया में, वो पहली अवस्था है कि काम आपको जारी दिखाई देगा, और जारी दिखाई देगा तो पहचान होगी आईएनजी से। राइट, जैसे और बगैर आईएनजी के तो काम जारी बताते नहीं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। जैसे आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई had been teaching, I will be teaching, I will have been teaching, I should be teaching, I should have been teaching, I could be teaching, I could have been teaching। जब भी काम जारी है बेटा, I would be teaching, I would have been teaching, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, काम जारी होगा तो आईएनजी आएगा। काम खत्म की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म से बताया जाता है, चाहे वो है आई हैव टेकन, आई हैड टेकन, कैसे भी थर्ड फॉर्म जरूर होगी तो काम खत्म होगा। और फिर एक नाम आता है इनडेफिनेट। देखो बेटा, अगर काम में आईएनजी हो तो हम डेफिनेटली बता देते हैं कि काम जारी है, अगर थर्ड फॉर्म हो तो डेफिनेटली बता देते हैं कि काम खत्म है। पर जब ना आईएनजी हो ना थर्ड फॉर्म हो तो वो कहलाता है क्या, इनडेफिनेट। बड़ा प्यारा शब्द है। अगर ये इनडेफिनेट है तो कोई ना कोई चीज डेफिनेट रही होगी तभी तो इनडेफिनेट। जैसे अगर शब्द है इनइक्वल, तो कोई चीज इक्वल रही होगी तभी तो वो इनइक्वल बनी होगी। जैसे कहते हैं इनजस्टिस, तो कोई चीज जस्टिस है तभी तो वो इनजस्टिस बनी होगी। अगर जस्टिस नहीं होता तो इनजस्टिस भी नहीं होता। तो जस्टिस और इनजस्टिस दो शब्द बन गए। तो कोई चीज डेफिनेट होती है तभी कोई चीज इनडेफिनेट होती है। ये जो दो अवस्थाएं हैं, काम जारी और काम खत्म की, ये डेफिनेट है। यानी कि वर्ब की फॉर्म को देखते ही पता लग जाता है, कि डेफिनेटली पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ये जारी की बात हो रही है, यहाँ पे खत्म की। जैसे मैं गो को अगर मैं गोइंग बोल दूं, अगर मैं कह दूं गोइंग तो डेफिनेटली पता लग जाता है काम जारी है। अगर मैं कह दूं गॉन, GONE गॉन, तो हमें इतना पता लग जाता है कि काम खत्म है। पर अगर मैं सिंपल कह देता हूँ गो, जब मैं गो कहता हूं तो बेटा ना तो उसमें आईएनजी से आईएनजी लग रहा है कि मैं पक्का ये बता दूं कि जारी है, ना उसकी थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो जब कोई कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट नहीं होगा तो वो इनडेफिनेट होगा। इस बात को और बता दूं, दो चीजें डेफिनेट दिखती हैं, एक काम जारी एक काम खत्म। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में सिगरेट है, हाल तो मैं स्मोक करता नहीं, पर फिर भी सिचुएशन रखते हैं, परिस्थिति, मन की स्थिति और वाक्य की स्थिति, यही सिचुएशन चलती है। मेरे हाथ में सिगरेट है और मैं सिगरेट पी रहा हूँ। जब मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो काम डेफिनेटली आपको जारी दिख रहा है, ये डेफिनेट है कि काम जारी दिख रहा है। देखो डेफिनेट निश्चित रूप से दिख रहा है। मैंने अभी अभी सिगरेट आपके सामने बुझा दी, तो जब मैंने सिगरेट बुझाई तो आपको पक्का दिखाई दे रहा है कि काम खत्म है। काम जारी भी डेफिनेटली दिख रहा है, काम खत्म भी डेफिनेटली दिख रहा है। पर अगर मान लीजिए मेरी जेब में सिगरेट की डिब्बी है, सिगरेट की डिब्बी है, और आज आपकी मेरी पहली मुलाकात है, जेब जेब में सिगरेट की डिब्बी है, मुलाकात पहली है। आप एक बात बताए, बड़े ध्यान से देखिएगा, डब्बी जेब में, क्या काम डेफिनेटली जारी दिखाई दे रहा है? आपने कहा नहीं सर। क्या काम डेफिनेटली खत्म दिख रहा है? नहीं सर। और क्या डेफिनेटली ये पता है कि डब्बी मेरी है या पापा की? नहीं, ये भी नहीं पता कि डब्बी मेरी है या पापा की। तो बेटा जब ना डेफिनेटली जारी दिखे ना डेफिनेटली खत्म दिखे तो इस काम को हम कह देते हैं क्या, इनडेफिनेट। ये इनडेफिनेट है बेटा। राइट, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो जो पहली अवस्था है, याद रखना जो किताबों में लिखा है कि टेंस 12 है, 18 है, 20 है, वैसे तो आपने बहुत बार पढ़ा है। एक बार मेरे अंदाज से पढ़ के देखिए, आपको मैं वादा करता हूं कि उस लेवल तक चीजें क्लियर होंगी कि चाहे किसी को आप पढ़ाना चाहे तो पढ़ा पाएंगे, और एग्जाम की तो बेटा कोई औकात ही नहीं कि आपको अटका ले जाए। पर हाँ, 13 सेकंड दौड़ने के लिए हो सकता है कि 2-3 साल 4 साल जो अभ्यास करना है, 13 सेकंड का गोल्ड मेडल, 13 सेकंड अगर ग्राउंड पर अच्छे से दौड़ गए,
तो आपके गले में गोल्ड मेडल आ जाएगा। पर उस 13 सेकंड दौड़ने के लिए हो सकता है कि आपका जो अभ्यास है वो 4-5 साल का हो। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि 4-5 साल आपकी तैयारी को लगेंगे। मैंने ये कहा कि जब समग्र को सीखने की लालसा होगी तो अंश आपके हाथ आ जाएगा। पर सीखना समग्रता से, सीखना बिल्कुल कंप्लीट, कोशिश करना कि कुछ रह ना जाए, हर बात को बड़ा कंप्लीटली। और आज पहली क्लास है, पहले अंदाज में बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और आज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो बेटा कॉन्टिन्यूस से, कामजारी से हम शुरू करते हैं, अपने कोर्स को आगे लेके चलते हैं। हमें बचपन से पता है कि अगर कोई काम जारी हो तो उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं बेटा, राइट। और काम को करने वाला कौन? मान लीजिए मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मैं आए, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप हो गए यू, कोई तीसरा आदमी काम कर रहा है तो वो हो जाता है ही, राइट। और एक छोटी सी बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। और 80% ग्रामर, 80% ग्रामर के जो नियम हैं, इनके 1000 समस्याएं आती है तो 1000 में से 800, इतना मोटा, इतनी मोटी, इतनी मोटी या इतनी मोटी, आप जितनी भी मोटी ग्रामर की किताब उठा के देखो, चाहे ग्रामर की किताब इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो या इतनी, आपको हर पन्ने पर दो शब्द मिलते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। महसूस कीजिएगा, मैंने कहा 80% समस्याएं इसी पर आधारित होती हैं। वो कब निकल के आती हैं? जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है वाक्य को, वो आय होता है, और जो सुनने वाला यू होता है। बोलने वाला आय और सुनने वाला यू, ये है स्पीकर और ये है लिसनर। जब भी बात बोलने और सुनने वाले से तीसरे पर जाती है, यहां से प्रादुर्भाव होता है, यहां से निकल के आता है, यहां से सिंगुलर प्लूरल का जन्म होता है बेटा। और कैसे पहचान में आता है? एक साउंड के माध्यम से पहचान में आता है सिंगुलर प्लूरल, जो कि है ज का साउंड। जैसे महसूस कीजिएगा ये साउंड एक बार, फिर मैं आगे दिखाऊंगा इसको। मैंने कहा आई एम, यू आर, और जैसी बात आई और यू से निकल के तीसरे के पास गई, ही इज, आई एम, यू आर, ही इज, आई हैव, यू हैव, ही हैज, ही के पास जाती फिर से वही ज का साउंड। आई गो, यू गो, ही गोज, ही के पास जाती फिर वही ज का साउंड। मैंने देखा कल आप जा रहे थे, यू वर, ही वॉज, जैसी बात ही के पास जा रही है, ही इज, ही हैज, ही वॉज, ही गोज। पर जब यू के पास जब मैं हूं, तो यू के पास तो बेटा बात यू आर, यू हैव, यू वर, यू गो, यहां तो कोई ज का साउंड नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, जो मैंने यू के लिए लगाया, यू के लिए मैंने लगाया आर, वही ही के पास जाकर क्या हो गया? इज। मैंने यू के लिए लगा लिया हैव, वही ही के पास जाकर हो गया बेटा हैज। यू के लिए आ गया वर, और ही के लिए आ गया वॉज। यू के लिए मान लीजिए मैंने कह दिया प्ले, जो कि ही के पास जाकर हो गया प्लेज। अब यहां से बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां जो बदलाव आ रहा है, आर उधर जाकर इज हो गया, हैव हैज हो गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या इनका मीनिंग भी अलग है? बिल्कुल नहीं, यही मात्र 4 जोड़े ऐसे हैं जो दिखने में अलग, पर मीनिंग बिल्कुल सेम है। जो मतलब होता है आर का, वही मतलब होता है इज का। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा आप जा रहे हो तो यू आर गोइंग, वो जा रहा है तो ही इज गोइंग, राइट। जो मतलब हैव का, वही मतलब हैज का, तुम चले गए हो, यू हैव गॉन, वही मतलब हैज का है, ही हैज गॉन। जो मतलब हैव का है वही ही का है, हैज का है। जैसे यू हैव अ कार, आपके पास गाड़ी है, उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, वो जा रहा था, ही वाज गोइंग। मीनिंग में कोई अंतर नहीं है बेटा, ये जबरदस्ती बनाया गया, राइट। याद रखना, बदलाव ही एग्जाम है, वो चीजों को बदल देता है। आर था तो उसको इज कर दिया। अब सिंगुलर प्लूरल के सारे क्वेश्चन बचपन से लेके आज तक जितने भी हुए सबको याद करो, तो आपके सामने एक बात आएगी कि हाँ यार यही तो क्वेश्चन होता था कि वो है आर लगा रहा है इज, आना होगा इज लगा देगा आर, आना होगा हैव लगा देगा हैज, आना होगा हैज लगा देगा हैव। सारे सिंगुलर प्लूरल की जड़ क्या है कि बात आई उससे निकलकर तीसरे के पास गई। आज तक अगर ये ना समझ में आया हो कि क्या सिंगुलर क्या प्लूरल होता है बेटे, तो ही के साथ आने वाली हर चीज सिंगुलर और यू के साथ आने वाली हर चीज प्लूरल। और सिंगुल को पहचानने के लिए यहाँ पे इंडिकेट भी करता है, वो देखो इज में एस है, हैज में एस है, वॉज में एस है। अगर प्ले में नहीं था तो एस लगा दिया, और एस का मतलब और कुछ नहीं है, एस का मतलब सिंगुलर ही तो है बेटा, एस का तो मतलब और कुछ नहीं है। यानी कि ही के साथ आने वाली हर चीज सिंगुलर और यू के साथ आने वाली हर चीज प्लूरल। अगर आज तक ये ना याद हुआ हो क्या सिंगुलर क्या प्लूरल होता है, तो बेटा यू के साथ आने वाली हर चीज प्लूरल, यू के साथ जो भी लगाओगे वो प्लूरल है, और ही के साथ जो भी लगाओगे वो सिंगुलर है, राइट। और एक बात, ये जो सिंगुलर प्लूरल का आपने ध्यान दिया हो, इंग्लिश का एक सबसे बड़ा चंक है कि डबलिंग डज नॉट हैपन इन लाइफ और ग्रामर और लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी और रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी बेटा डबलिंग नहीं होती और लैंग्वेज में भी डबलिंग नहीं होती। दोनों ही जगह डबलिंग नहीं होती। सर ये डबलिंग क्या है? बेटा अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप घर पर नहीं बैठे हो, और जब आप घर पर बैठे हो तो आप क्लास में नहीं बैठे हो। यानी कि जब आप एक जगह हो तो दूसरी जगह नहीं हो। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। जब मैंने कहा सिंगुलर वर्ब तो क्या है
ये रही इज, हैज, वॉज, जब भी ज का साउंड है सिंगुलर वर्ब है, राइट, ही के साथ जो आता है। प्लूरल वर्ब क्या है, जो यू के साथ आता है। अब सारा जड़ यहीं से निकल के आता है, इस ज के साउंड को महसूस कीजिएगा। मैंने कहा इंग्लिश में, राइट, ना तो लैंग्वेज में ना रियल लाइफ में डबलिंग डज नॉट हैपन इन लाइफ और लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी और रियल लाइफ में भी डबलिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं घर नहीं खड़ा हूँ, और घर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, एक ही जगह होऊंगा। मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से समझना बेटा, कि अगर ज का साउंड यहाँ पर आ गया, जैसे इज, हैज, वॉज, तो फिर चीज में नहीं होगा, और अगर यहाँ है तो फिर वो चीज में रहा होगा। बड़े ध्यान से देखना, मैंने कहा वन बॉय, मैंने एक वर्ड लिया वन बॉय, मैंने महसूस किया एक है बॉय और एक मैंने कह दिया बॉयज। इस ज के साउंड को महसूस करना, यहाँ बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है, यहाँ पे नहीं है। जब नाम में नहीं है तो फिर काम में ज का साउंड आता है, डबलिंग तो नहीं होती। जब मैंने कहा कि वन बॉय इज कमिंग, तो बॉय था तो इज आया, वन बॉय इज कमिंग। एक मैंने कहा टू बॉयज, बॉयज इज कमिंग या आर कमिंग, क्यों, बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है। वन बॉय हैज कम, बॉय था तो हैज आया, क्योंकि बॉय में ज का साउंड नहीं था तो वर्ब में आ गया। एक मैंने कहा टू बॉयज, बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है, तो क्या हैज आएगा, नहीं सर, आ गया। डबलिंग तो ना रियल लाइफ में है ना सर लैंग्वेज में है, तो फिर बॉयज हैव कम। ऐसे मैंने कहा वन बॉय वॉज वीपिंग, बॉय था तो वॉज आया, वन बॉय वॉज वीपिंग। एक मैंने कहा टू बॉयज, अब बॉयज आ गया तो वॉज या वर, आपको सर वर आएगा, टू बॉयज वर वीपिंग। ऐसे मैंने कहा वन बॉय प्लेज क्रिकेट, बॉय है तो प्लेज आया। एक मैंने कहा टू बॉयज, बॉयज, बॉयज आ गया, बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है तो मुझे कहना पड़ेगा प्ले क्रिकेट। कोई रटने की बात नहीं बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेस है, इसलिए आराम से इत्मीनान से कर रहा हूँ। नहीं तो यही क्लासेस होंगी जब हम एक एक घंटे में 400 क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा, एक एक घंटे में 400 450 क्वेश्चन हम डिस्कस करके दिखाएंगे। पर एक बात बताइए, किस पर काम करूं पहले, स्पीड पर या एक्यूरेसी पर, सोच के बताइए, किस पर काम करूं, स्पीड पर एक्यूरेसी पर। कुछ एक बच्चे कहेंगे सर स्पीड पर। बेटा एक बात बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो आपने पैदा होते ही तेज चलना सीखा या सही चलना सीखा, जवाब आएगा सर सही चलना सीखा। जब सही आ गया, यू बिकम मास्टर ऑफ स्पीड, यू बिकम मास्टर ऑफ स्पीड। आप चाहे जितना भी तेज चलो, चाहे जितना भी धीमा चलो, आप डिसाइड करते हो। आपने बाइक को चलाना सीखा बेटा, तो आप बताइए बाइक को जब चलाना सीखा तो आपने बाइक को तेज चलाना सीखा या सही चलाना सीखा, जवाब देते रहना और मन में देखना। आप हर बार कहोगे सर सही चलाना सीखा, एक बार सही हो जाओ, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। और जब बाइक आपको चलानी आ गई सही, तो आप चाहे उसे आप 60 की स्पीड पे दौड़ाओ, 80 पर दौड़ाओ, 100 पर दौड़ाओ या 20 पर दौड़ाओ, यू बिकम द मास्टर ऑफ स्पीड। वादा करता हूँ बेटा, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ एग्जाम। आपको कितना स्पीड से पढ़ना है, कितना स्लो पढ़ना है, यू विल डिसाइड दैट। एग्जामिनर आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी उस लेवल तक स्पीड सेट हो जाएगी। इफ यू फील लाइक डूइंग इट अर्ली, you can do it early. If you want to make it late, you can make it late. I want you to be the master of speed. क्यों, when accuracy comes, speed follows. जब सही हो जाता है तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो आप स्पीड पे काम मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना कि मेरे क्वेश्चन सही कब होंगे, इसकी तो चिंता जरूर करना। मेरे क्वेश्चन जल्दी कब होंगे, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, वो हो जाएगा। नेचर है, अपने आप से टेक केयर कर लेगा। जो सही है गति उसमें अपने आप आ जाएगी, और जो सही नहीं है उसकी दुर्गति थी, दुर्गति है और दुर्गति रहेगी। सही होना है, गति अपने आप आ जाएगी और गति अपने आप सुधर जाएगी। तो मैंने कहा ज के साउंड पर आधारित है, हमने साउंड पकड़ा, राइट। और इंग्लिश में एक छोटी सी बात है बेटा, जो ही के साथ आता है वही हमेशा शी और इट के साथ आता है। साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। इंग्लिश में जो यू के साथ आता है वही वी और दे के साथ आता है। अब हम बचपन से, अच्छा गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7। बचपन से आपने खूब कहा होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, कुछ नहीं होता, ये 7 होते हैं बेटा, ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस दुनिया में अगर कोई भी काम कर रहा है तो काम करने वाले यही 7 जन है, राइट। हमें 7 याद नहीं करने, हम याद करने 3। 3 कौन, एक तो आई, यू और ही। जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ। और काम जारी है तो आईएनजी आता है, ये हम जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात, और हम बचपन से जानते हैं, राइट। कितनी छोटी सी बात है कि भाई बच्चे छोटे छोटे बोल देते हैं, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, इतनी सिंपल बात है। पर इतनी सिंपल में थोड़ी सी ऑर्डिनरी में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलाता है तो एग्जाम बन जाता है, बस उसी की तैयारी हमें करनी है। अगर कोई काम मेरे साथ जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वाक्य बन जाता है आई एम टीचिंग, भाई बी की फॉर्म से काम जारी बताया जाता है। तुम पढ़ा रहे हो तो वाक्य बन जाता है यू आर टीचिंग। अगर ही पढ़ा रहा है तो वाक्य बन जाता है ही इज टीचिंग। और जो ही के साथ आता है बेटा वही शी और इट के साथ आता है, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ।
ये है काम जारी के वाक्य। अगर मैं कुछ वाक्य बोलना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, राइट। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग। अगर कोई डॉग है तो हम कहते हैं इट इज गोइंग। यू के साथ था यू आर गोइंग, तो वी आर गोइंग, दे आर गोइंग। आई एम वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, शी इज वॉचिंग टीवी। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? यू आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। पर क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। जब भी काम जारी का क्वेश्चन पूछेगा तो उसके कुछ स्पेशल तरीके हैं, कुछ स्पेशल स्किल्स हैं। मैं अपने 23 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि बेटा उसका जो तरीका है काम जारी का क्वेश्चन पूछने का, उसके तरीके जो बनते हैं वो बड़े प्यारे तरीके बनते हैं। एक तरीका है समय को पकड़ना और एक तरीका है विशेषता को पकड़ना। मैं सब पर आऊंगा, राइट। कुछ एक चीजें हैं जो मैं चाहूंगा आप लिख लो। बात हो रही है काम जारी की, तो अगली हेडिंग मैं बनाना चाहूंगा, आप भी बनाइएगा, द क्लूज ऑफ एग्जाम। ऐसे लिखिएगा कि एग्जाम में जब काम जारी के एग्जाम, द क्लूज ऑफ एग्जाम, एग्जाम में जो बिल्कुल बेटा रामबाण का काम करेंगे, द क्लूज ऑफ एग्जाम फॉर काम जारी। काम जारी मतलब क्या? आईएनजी। काम जारी से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे बेटा? काम जारी से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, जरा उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसका पूछने का, राइट, एक वर्ड होता है बेटा नाउअडेज और दीज डेज। ये उसका सबसे हॉट तरीका है, नाउअडेज और दीज डेज। इसकी हिंदी होती है बेटा, इसकी हिंदी होती है आजकल। साथ साथ चलते रहिएगा। इसकी हिंदी होती है आजकल, साथ साथ लिखते रहिएगा। नाम तो हो गया इसका भाई आजकल, नाउअडेज और दीज डेज, राइट। नाउअडेज और दीज डेज ये इसकी हिंदी हो गई। अगर कभी दिखता है, अच्छा इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है भाई? अगर ये समय है तो कोई ना कोई बदलाव लेके आता है, क्योंकि टाइम की कोई और डेफिनेशन नहीं होती बेटा। टाइम की एक ही डेफिनेशन है, क्योंकि टाइम एंड टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए टाइम क्या। भाई टेंस तो हो गया द फॉर्म ऑफ वर्ब, और आज हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं? आपको सर आईएनजी वाले की, काम जारी की, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। और टाइम की डेफिनेशन क्या है? टाइम का मतलब चेंज होता है बेटा, याद रखना, चेंज इज टाइम एंड चेंज इज एग्जाम। वो क्या बदलाव लेके आता है? चेंज इज टाइम मैंने क्यों कहा, ये प्रूव कर दूं। जैसे मान लीजिए पिछली रात को आप 8 घंटे सोए, जब आप 8 घंटे सोए तो आपको 8 घंटे का पता ही नहीं लगा। मान लीजिए आप रात को 10 बजे सो गए, तो 10 बजे सोते ही बेटा जब आप सुबह 6 बजे उठे तो आपको ये पता ही नहीं लगा कि आप उन 8 घंटों के लिए कहाँ थे, क्योंकि आप एक ऐसी जगह थे जहाँ पे कुछ बदल नहीं रहा था आप ही के अंदर। तो बदलाव ही समय है बेटा, राइट। और समय ही बदलाव लेके आता है, और सबसे बड़ा बदलाव समय ही लेके आता है किसी भी वाक्य में। आप अभी जब क्वेश्चंस करोगे तो पता लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। टाइम के हिसाब से मेरे अंदर कुछ बदलता है, वही जब वाक्य पर आरोपित होता है तो वो कैसे बदलता है उसको हमें सीखना है। मैंने कहा टाइम के साथ बदलता है कैसे? दोस्त के सामने दोस्त निकला, बदला। पर बहन के सामने दोस्त ही रहेगा क्या? कहते नहीं, भाई हो जाएगा। अच्छा भाई है, चलो ठीक है, वाइफ के सामने भाई ही रहेगा? कहते नहीं सर, हस्बैंड हो जाएगा। समय के हिसाब से मेरे अंदर कुछ बदलता है। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो मैं भी तो बदल रहा हूँ। टाइम मेरे अंदर क्या लेके आ रहा है? चेंज। कभी मैं भाई, कभी बेटा, कभी दोस्त, कभी स्टूडेंट, कभी टीचर, राइट। मुझसे बड़े मिल गए तो पैर छू लिए। अगर मैं किसी का शिक्षक निकला या किसी का सम्मान नहीं निकला तो उसने पैर छू लिए। तो मैं किसी के पैर छूता हूँ, कोई मेरे पैर छूता है। समय के हिसाब से मुझे बदलाव महसूस होता है, कभी मैं झुकता हूँ, कभी दूसरे झुकते हैं मेरे सामने। ये क्या है? ये समय बदलाव। तो बदलाव ही समय है बेटा, और बदलाव ही एग्जाम है। क्या आपने देखा किसी भी क्वेश्चन में बदलाव लेके आता है? अगर उसे प्रश्न बनाना है कि एक ग्वाले ने 10 लीटर दूध लिया, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, उससे बदलाव जो भी आया होगा वही आपका आंसर है मिश्रण में, राइट। कोई भी टॉपिक आप उठाओ, रीजनिंग उठाओ, एक एक व्यक्ति उससे कुछ काम करवाएगा। टाइम इंटेंस है हर जगह। एक व्यक्ति अपने घर से चला 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया, पहले उससे काम कराया कि वो चला, फिर उसे 10 मीटर बाद आपने दाएं या बाएं मुड़वा दिया। पहले काम किया फिर उसमें बदलाव लाया। तो ये काम और बदलाव इतिहास क्या है? दुनिया में जो जो बड़े बड़े काम हुए होंगे जिनसे इस दुनिया में बदलाव आया होगा, कोई क्रांति हुई होगी, कोई युद्ध हुआ होगा, यही सारा का सारा इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है, राइट। मान लीजिए 1857 के समय गाय की चर्बी के कारतूस एक काम हुआ, कारतूस यूज करने के लिए दिए, उन्हें पता लगा, एक बदलाव आया, अपराइजिंग आ गई, राइट। बिल्कुल, अपराइजिंग आ गई, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 1857 की क्रांति ने जन्म ले लिया। ये सब क्या है? ये काम और बदलाव ही तो है बेटा। तो समय, बदलाव ही समय है। टाइम इज चेंज, चेंज इज टाइम, राइट। अब जो 1 1.5 घंटा मेरे साथ बिताओगे लैंग्वेज का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बदलाव ना है, क्योंकि समय तो बदल के रख देता है। हाँ, सोए पड़े हो, बेहोश हो, मेंटली कई बार होता है, फिजिकली मेंटली कहीं और हो, फिर बदलाव नहीं आएगा बेटा।
क्योंकि सोते समय तो हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ कोई बदलाव की यात्रा ही शिक्षा है, राइट? थोड़ा सा जो सकारात्मक बदलाव मैं अपने अंदर ले सकूं, दैट क्वेस्ट फॉर पावर, वो जो ताकत की खोज है, वो शिक्षा से पूरी होती है। उसको इमेजिनेशन में लगातार रखना है, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ये दिखाई दे 2 वर्ड्स, तो इनसे काम जारी का। ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं। गिनती के 4-5 वर्ड्स कराऊंगा, उसमें एग्जाम का उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना तो कभी हुआ है ना होगा, राइट? उसमें पहला मैं लेने जा रहा हूँ आजकल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउ डेज और दीज डेज। काम क्या करता है? नाउ डेज दीज डेज हमेशा स्वभाव में बदलाव दिखाता है बेटा। और जब भी स्वभाव में बदलाव होगा तो हमेशा काम जारी होगा। हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि सभी को समझ में आए, दोनों तरीके से लेके चलूंगा। इनका काम है स्वभाव में बदलाव दिखाना। हम कह सकते हैं चेंज इन नेचर। और जब भी चेंज इन नेचर होगा ना बेटा, जब भी चेंज इन नेचर होगा तो हमेशा काम जारी होगा। चेंज इन नेचर जब जब होगा तो हमेशा काम जारी। और काम जारी मतलब आईएनजी, आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज डूइंग। स्वभाव में बदलाव कैसे सर? समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे अंकल ईमानदार हैं और आजकल रिश्वत लेते हैं। कहते सर ये क्या बात हुई? ईमानदार हैं तो रिश्वत क्यों लेते हैं, और रिश्वत लेते हैं तो ईमानदार कैसे? क्या स्वभाव में बदलाव आया? आपको कहिए यस सर। कहते वो बड़ा मेहनती और काम चोरी करता है। सर मेहनती है तो काम चोरी क्यों करता है, और काम चोरी करता है तो मेहनती कैसा? क्या स्वभाव में बदलाव आया? आपने कहा यस सर। स्वभाव में जब जब बदलाव आएगा हमेशा काम जारी होगा। जैसे कहते वो बड़ा कंजूस है, ठीक है भाई, कंजूस का स्वभाव में पता है कि एक एक पैसे के लिए मरेगा। कहते बड़ा कंजूस है, और अगर मैं कह दूं अगर वो कंजूस है और एक एक पैसे के लिए मरता है, वाकई सही है। मैं कहता हूँ कंजूस है और खुल के खर्च करता है, गड़बड़ है, काम जारी आएगा, क्योंकि स्वभाव में बदलाव आ रहा है। और काम जारी का मतलब आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज डूइंग। तो जब भी स्वभाव में बदलाव हो, और ये दिखाते क्या है, जब भी बदलाव लाना हो तो टाइम की अहम भूमिका है। ये दो टाइम, नाउ डेज और दीज डेज, राइट? कहते वो कट्टर है, पर आजकल वो बहुत कट्टर है अपने धर्म को लेकर, पर आजकल वो जो है समाजवाद की और धर्मनिरपेक्षता की बात। जब कट्टर है धर्म को लेके और आजकल, इसका मतलब स्वभाव में बदलाव है, काम जारी होगा। इस बात को समझना। जैसे कहते भी वो बड़ा शिक्षित है पर आजकल मूर्खताओं वाली बात करता है। शिक्षित है और मूर्खता वाली बात करना स्वभाव में बदलाव है। वो मूर्ख है पर आजकल समझदारी वाली बात करता है। बेटा जब भी स्वभाव में बदलाव होगा तो हमेशा काम जारी होगा। पहचानेंगे कैसे? टाइम गिवन होगा, टाइम को पकड़ना है और वाक्य को बदल देना है। यानी कि नाउ डेज दीज डेज दिखा मतलब काम जारी मतलब आईएनजी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य को लेते हैं। लेट्स टेक वन सेंटेंस बेटा, राइट डाउन। जैसे आपने कहा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज अ वाइज फेलो। फेलो का मतलब व्यक्ति ही है, वाइज का मतलब समझदार है। मेरा जो दोस्त है वो एक बहुत समझदार इंसान है। माई फ्रेंड इज अ वाइज फेलो, बट नाउ डेज, बट नाउ अ डेज, आजकल। साथ साथ चलते रहना बेटा, साथ साथ चलते रहना। कहते माई फ्रेंड इज अ वाइज फेलो बट नाउ अ डेज ही टॉक्स, ही टॉक्स। मैं चाहता हूं एक ही जगह ये आ जाए, बट नाउ डेज ही टॉक्स। माई फ्रेंड इज अ वाइज फेलो बट नाउ अ डेज ही टॉक्स। टॉक माने बातें करना, आई टॉक, यू टॉक, और ही में जो टॉक्स आया वो ऐसे समझ रहे हैं। ही टॉक्स फुलिशली, FOOLISHLY, ही टॉक्स फुलिशली। माई फ्रेंड इज अ वाइज फेलो, मेरा जो दोस्त है वो बहुत 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 समझदार इंसान है। बट नाउ डेज ही टॉक्स फुलिशली। बड़े ध्यान से देखना बेटा, मेरा दोस्त एक बहुत समझदार इंसान है। समझदार इंसान होना पॉजिटिव, और मूर्खों की तरह बात करना नेगेटिव। इसमें बदलाव के लिए इंडिकेशन मैंने कहा था सेंटेंस के साथ। बेटा अगर आपने सेंटेंस की मेकिंग के, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, अगर आप उसको पकड़ गए, उस साइंस को पकड़ गए, तो बेटा बात बन जाएगी। साइंस पकड़ना है। मेरा दोस्त एक वाइज इंसान है, समझदार इंसान है। समझदार होना और मूर्खतापूर्ण बातें करना दोनों स्वभाव में बदलाव है बेटा। ये बदलाव कैसे डिनोट करता है? वो टाइम से। नाउ डेज दीज डेज एक टाइम है, आजकल। कहते हैं तो समझदार पर आजकल। देखो बेटा रटना नहीं है। आप सोचते हैं कि आप नियम रट लेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म इज एम आर वी एन जी ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट देन अदर वर्ड्स इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहा है रहे। ये बकवासबाजी छोड़ देना बेटा। मैंने क्यों कहा बकवासबाजी? ये बहुत नकारात्मक है कि हम भाषा को रूल्स बना के रख दें। मैंने तो उसको एक इमोशन और एक सिचुएशन बनाया है, स्वभाव में बदलाव। ध्यान से देखो, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जब आप पाओगे तो हाँ सर का पढ़ाना बिल्कुल प्रैक्टिकल है, वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जब क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूँ इसका मतलब मेरी समझदारी प्रूव हो रही है। पर मैंने रूल्स को रट लिया पर क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे। जैसे कि अक्सर नॉर्मली पढ़ाई करने के बाद 10वीं 11वीं
12वीं या ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ने के बाद भी अगर मुझे पता ही नहीं लग रहा प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है, फिर बड़ी गड़बड़ है। अब मैंने देखा, महसूस किया कि हाँ भी वो समझदार इंसान है, पर आजकल कहते आजकल ही टॉक्स फुलिशली, कहते भाई बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें। बेटा समझदार होना पॉजिटिव और मूर्खतापूर्ण बातें करना नेगेटिव, और जब भी स्वभाव से विभाव की ओर यात्रा होगी तो हमेशा काम जारी होगा। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, और यही है टॉपिक का नाम, क्या, टाइम एंड टेंस। ये रहा टाइम, इसके साथ जो टेंस, इसका मतलब ये है बेटा नाउ डेज आते ही टॉक्स नहीं होगा, टॉकिंग होगा। सर क्यों? जब पापा आएंगे तो सामने से दोस्त थोड़ी निकलेगा बेटा। भी हो सकता है दोस्त, दोस्त और दोस्त की भाषा तो बड़ी इनफॉर्मल है, उसमें कोई सीमा थोड़ी है। हो सकता है गाली गलौज भी दो दोस्त खड़े होकर कर रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, पर वही गाली गलौज अगर पापा के लिए कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेटा, बड़ी समस्या हो जाएगी। पापा को देखते ही तो पैर छूने पड़ेंगे। तो जैसे पापा को देखते ही बेटा निकलता है, नाउडेज देखते ही आईएनजी निकलना चाहिए, अगर नहीं निकल रहा तो गड़बड़ है बेटा। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, और टॉपिक का नाम है बेटा टाइम एंड टेंस। तो यहाँ पे टॉक्स नहीं होगा बेटा, टॉक जारी करोगे तो क्या बनेगा, मशीन को भी पता है, टॉकिंग। जैसे इंस्टॉल पे टिक किया, इंस्टॉलिंग, डाउनलोडिंग, ऐसे ही टॉक पे आईएनजी आते क्या आएगा, टॉकिंग। आई एम टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, और ही इज, शाबाश बहुत अच्छे, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग फुलिशली। कोई ज्यादा नहीं है, गिनती की 4-5 सिचुएशंस हैं, उसमें से पहली सिचुएशन है आजकल। जैसे ही आपको दिखे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं चेंज इन नेचर हो रहा होगा, राइट। जैसे एक बार वाक्य को दोबारा पढ़ के देखो, अब ठीक लगेगा। अब क्योंकि देखो मैं अगर टॉक्स के साथ पढ़ूं, ये हो गया, माई फ्रेंड इज अ वाइज फेलो, मेरा दोस्त बहुत समझदार इंसान है, वो मूर्खों की तरह बात करता है। भाई समझदार है तो मूर्खों की तरह बात क्यों करता है, और मूर्खों की तरह बात करते तो समझदार क्यों है? कहते हैं तो समझदार, पर आजकल, जैसे मैंने कहा आजकल, इसका मतलब बदलाव बेटा। नाउ डेज ही इज टॉकिंग फुलिशली, बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। मान लीजिए मैं एक और वाक्य लूं, लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस। जैसे आपने कहा, लेंगे बेटा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना साथ साथ चलने दो। राहुल इज, राहुल इज मोइलसम। घबराना मत, कोई वोकेबलरी देख के, मोइलसम का मतलब कुछ नहीं, मेहनती होता है, राइट। शब्द और वाक्य को अच्छा बनाना है बस, और करना क्या है। कहते बड़ा मेहनती है, राहुल इज मोइलसम, बड़ा मेहनती है, बट दीज डेज, जो मतलब है नाउ डेज का वही मतलब है दीज डेज का। बट दीज डेज ही, आई शर्क, काम चोरी करना होता है, शर्क, SHIRK। मैं करता हूं तो आई शर्क, यू शर्क, और ही करता है तो शर्क में एस आ जाएगा, बन जाएगा ही, SHIRKS, ही शर्क्स, वो काम चोरी करता है। अगर मैं पार्ट्स में तोड़ दूं, दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट, और एक डी पार्ट आ गया वाक्य में, कि भाई वाक्य में कोई गलती नहीं है, मान लो नो एरर। कहते भाई वाक्य में कोई एरर नहीं है, नो एरर वाला पार्ट भी दे दिया। किसी भी वाक्य को अगर पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, किसी भी वाक्य को अगर पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, तो आपका पहला काम यही है, मानो ही मत कि वहां पे पार्ट्स है, पार्ट्स को हटा के पढ़ोगे वाक्य क्लियर हो जाएगा। कहते राहुल इज मोइलसम, राहुल जो है वो बड़ा मेहनती है, बट नाउअडेज, देखो बेटा, मेहनती है और काम चोरी करता है। शर्क का मतलब है काम से जी चुराना, काम से बचना। मेहनती होना, आप कहोगे सर पॉजिटिव। अच्छा, काम चोरी करना नेगेटिव, इसका मतलब स्वभाव में बदलाव आ रहा है, और वो इंडिकेट भी कर रहा है। टाइम जरूर होगा जब भी क्वेश्चन बनेगा बेटा, क्या आपको टाइम दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर। क्या आपको टेंस दिख रहा है, टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बेटा, हाँ सर दिखाई दे रहा है। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, जैसा समय होगा वैसी फॉर्म मेरे अंदर से, तो जैसा समय होगा वैसी फॉर्म वर्ब के अंदर से। तो टॉपिक बन गया क्या, टाइम एंड टेंस। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, टॉपिक बन गया क्या, टाइम एंड टेंस। तो बेटा दीज डेज इतने ही जारी। अगर कोई कहे इस वाक्य में प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है, समझ में आना चाहिए कि भाई वो मेहनती है पर आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा है। और अगर गड़बड़ कर रहा है बेटा, तो यहाँ शर्क्स एरर है बेटा। एग्जाम में कैसे है, जैसे मान लो आंसर की में ऐसे है, ए पार्ट गोला, बी पार्ट गोला, सी पार्ट गोला, डी पार्ट गोला। वो कहता है जो भी पार्ट आपको आंसर लगे उसको डार्क कर दो। तो मान लीजिए आपको आंसर लगा डी पार्ट, तो डी पार्ट, राइट, डी पार्ट को कर दिया। अगर सी पार्ट है तो सी पार्ट को कर दिया, बी पार्ट है तो आपने बी पार्ट को कर दिया। तो मान लीजिए हम कहते हैं सी पार्ट में गड़बड़ है, क्योंकि वी कैन नेवर चेंज द टाइम, वी कैन ओनली चेंज द टेंस। सामने पापा है तो पापा के हिसाब से चेंज करेंगे, पापा को थोड़ी चेंज करेंगे, पापा के हिसाब से बेटा निकालेंगे। तो नाउ डेज दिखते ही शर्क नहीं बेटा, यहाँ पे आना चाहिए शर्किंग, और खाली शर्किंग नहीं, आई एम शर्किंग, यू आर शर्किंग, और ही इज, SHIRKING, ही इज शर्किंग। माई अंकल इज मोइलसम, बट दीज डेज ही इज शर्किंग, आजकल वो काम चोरी कर रहा है, बट दीज डेज ही इज शर्किंग। तो जब भी आपको चेंज इन नेचर दिखाई दे, चलिए कुछ क्वेश्चंस मुझे करके दिखा दीजिए बेटा, नाउ डेज और दीज डेज के, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। लेट्स टेक सम सेंटेंसेस। पहला वाक्य, ही इज
अ वेल बिहेव्ड, लिखते रहिएगा साथ साथ, ही इज अ वेल बिहेव्ड मैन बट नाउअडेज, जैसे ही नाउअडेज किया तो क्लिक क्लिक करना चाहिए। वेल बिहेव्ड इसका मतलब अच्छा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नाउअडेज के आते ही अब वहां पे कुछ अच्छा नहीं होगा, पक्की बात होगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है, चेंज इन नेचर है। ही इज अ वेल बिहेव्ड मैन बट नाउअडेज ही abuses others, ABUSES, he abuses others, वो दूसरों को गाली देता है। ही इज अ वेल बिहेव्ड मैन बट नाउअडेज ही अब्यूजेस अदर्स, जो भी बदलाव है, मैंने कहा समय बदलाव लेके आता है। देखो क्या आपको टाइम दिखाई दे रहा है, राइट? अपने आप से एक बार ये कर लो, एक और वाक्य करके दिखा दो, फिर मैं बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा, बोलो, वाक्य है आई गेट कंफ्यूज्ड, आई गेट कंफ्यूज्ड बिफोर अ स्ट्रेंजर, बिफोर अ स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी हो तो उसके सामने मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। बट आई गेट कंफ्यूज बिफोर अ स्ट्रेंजर, कोई कोई स्ट्रेंजर आया हो, कोई अजनबी आया है तो उसके सामने कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई गेट कंफ्यूज बिफोर अ स्ट्रेंजर बट दीज डेज, अब दिमाग में क्लिक करना चाहिए बेटा, सिचुएशंस दिमाग में होंगी तो बात बन जाएगा, बन जाएगी। कंफ्यूज होना नेगेटिव है, दीज डेज के बाद पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, राइट? आई गेट कंफ्यूज बिफोर अ स्ट्रेंजर बट दीज डेज आई फेस, बट दीज डेज आई फेस दिस सिचुएशन, आई फेस दिस सिचुएशन, वाक्यों को समझना है बेटा। आई फेस दिस सिचुएशन स्मार्टली, भाई ये वाक्य है, वाक्य छोटा हो बड़ा हो है तो वाक्य ही बेटा, और पूछा वाक्य ही जाएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, कॉम्बिनेशन पैसेज हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी पूछा गया। न्यूज़पेपर में भी क्या है, शब्द और वाक्य, उन्हीं पे पकड़ बनानी है। आई गेट कंफ्यूज्ड बिफोर अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को देख के मैं कंफ्यूज जाता हूँ, बट दीज डेज आई फेस दिस सिचुएशन स्मार्टली, मैं कंफ्यूज जाता हूँ पर दीज डेज, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज होना नेगेटिव और सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना पॉजिटिव। और ये बदलाव कौन लेके आ रहा है? टाइम, टाइम इज चेंज, चेंज इज टाइम। क्या आपको टाइम दिख रहा है बेटा? आप कहोगे यस सर। क्या आपको टेंस दिख रहा है बेटा? आप कहोगे यस सर। टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, टॉपिक का नाम आ गया टाइम एंड टेंस। तो बेटा आई फेस होगा, या फिर आप कहोगे नहीं सर आई फेस नहीं होगा, काम जारी होगा, और काम जारी होगा तो फेसिंग होगा, और फेसिंग होगा तो आई, शाबाश, आई एम फेसिंग होगा, वेरी गुड सर, ये गलत हो गया, वाक्य बनेगा आई एम फेसिंग, आई एम फेसिंग दिस सिचुएशन स्मार्टली, मैं बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से सिचुएशन को फेस करता चला जा रहा हूँ। आई एम फेसिंग दिस सिचुएशन स्मार्टली, राइट? तो पहली सिचुएशन हमारी बनी, कौन सी बनी भाई? अच्छा, इस वाले वाक्य को भी एक बार देख लें। ही इज अ वेल बिहेव्ड मैन बट नाउ डेज, भाई वो बहुत अच्छा आदमी है बट नाउ डेज ही अब्यूजेस, अब्यूजेस नहीं होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि भाई वेल बिहेव होना पॉजिटिव, गाली देना नेगेटिव, तो जैसा होगा टाइम, नाउ डेज, दीज डेज दिखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आईएनजी आएगा बेटा। अब्यूज नहीं, यहाँ पे आ जाएगा क्या? अब्यूजिंग, और खाली अब्यूजिंग या ही इज अब्यूजिंग, ही इज अ वेल बिहेव्ड मैन बट दीज डेज या बट नाउ डेज ही इज अब्यूजिंग अदर्स, वो दूसरों को गाली दे रहा है, बट दीज डेज ही इज अब्यूजिंग अदर्स। तो पहला जो हमारा क्लू निकला वो निकला आजकल, जिसकी इंग्लिश आपको पता ही लग गई, पहला निकला बेटा आजकल, जिसको हमने नाउ डेज दीज डेज की तरह देखा। दूसरा, दूसरा बेटा हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस क्षण में। एग्जाम में जब आएंगे क्लूज ऑफ एग्जाम, जब मैंने लिखवाया था बेटा, जब भी किसी केस को सॉल्व करना पड़ेगा तो क्लूज पकड़ने होते हैं, ऐसी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, मेंटल इमेजिनेशन को शार्प करना है, तो क्लू पकड़ना सीखो बेटा, राइट? क्लूज पकड़ना सीखो, बगैर क्लू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जैसे बगैर क्लू के केस सॉल्व नहीं होता। तो ये वो क्लू है, पकड़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा, राइट? तो जैसे मैंने कहा इस क्षण में, और एक बात बताऊं बेटा मैं आपको, कि 23 साल के एक्सपीरियंस में, 23 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसको सॉल्व करने का क्लू उसी क्वेश्चन के अंदर ना हो। बस दिक्कत यह है कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि हम उस क्लू की तरफ ध्यान नहीं देते। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसको सॉल्व करने का क्लू, और वही क्लू पकड़ा रहा हूँ बेटा मैं, कोई नियम नहीं पकड़ा रहा, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह,
बच्चा क्लू पकड़ लेता है, तभी तो एक चेहरे को देख के पापा, दूसरे चेहरे को देख के चाचा, तीसरे चेहरे को देख के ताऊ स्कूल जाने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। भाषा बड़ी प्रैक्टिकल है और उतने ही प्रैक्टिकल अंदाज से हम सीख लेंगे। इस क्षण में को बोला जा सकता है बेटा एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, PRESENT। एट और प्रेजेंट से एक वर्ड बनता है प्रेजेंटली, PRESENTLY, राइट। या फिर एक वर्ड इसी को बोलते हैं एट दिस मोमेंट, इस क्षण में। या फिर बेटा आपको दिखाई दे जाए एग्जाम में एट द मोमेंट का मतलब है इस क्षण में। या फिर आपको दिख जाए बेटा नाउ, या फिर आपको दिख जाए करंटली। लिखते रहिएगा साथ साथ, साथ साथ आपके नोट्स भी बन के तैयार हो जाएंगे। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ, करंटली, इन सब का मतलब है इस क्षण में। और ये भी अगर आपको टाइम दिखता है तो हमेशा काम जारी। क्या सर रटना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, महसूस करना पड़ेगा। भाषा भाव को पकड़ने की यात्रा है। भाव पकड़ाता हूँ। जैसे ही आप अपनी चेतना को लेके आते हो इस क्षण में, अब अगर जीवन को आप महसूस करो बेटा, क्या जीवन उस क्षण में है जो कल था? क्या जीवन उस क्षण में है जो कल होगा? ना तो उस क्षण में है जो कल था, ना उस क्षण में जो कल होगा। जीवन कहाँ पर है? इस क्षण में। और इस क्षण में आप अपनी चेतना को, अपने होश को जैसे ही लेके आओगे तो आपको बेटा काम जारी दिखाई देगा। अपनी चेतना को, अपने होश को जरा सा इस क्षण में लेके आओ तो इस क्षण में आते ही आपको काम जारी दिखाई देगा। जैसे इस क्षण में मैं बोलता हूँ या आप कोई सर बोल रहे हो? इस क्षण में आप क्लास 10 करते हो या कह रहे सर कर रहा हूँ? इस क्षण में दिल धड़कता है या धड़क रहा है? इस क्षण में सांस चलती है या? देखो हिंदी कितनी अच्छी है आपकी, मुझे सिर्फ इंग्लिश करनी है। इंग्लिश अच्छी हो जाएगी क्योंकि हिंदी तो ऑलरेडी अच्छी है, वो सारी सिचुएशंस आप हिंदी में पकड़ लेते हो। मैंने कहा इस क्षण में सांस चलती है, आपने कहा नहीं सर इस क्षण में सांस चल रही है। इस क्षण में दिल धड़कता है, कहते नहीं सर धड़क रहा है। इस क्षण में ब्लड फ्लो होता है, कहते नहीं सर हो रहा है। तो जैसे आप इस क्षण में आते हो ऑटोमेटिकली काम जारी तो होता है बेटा। आप रोड पर खड़े हो और ध्यान से देखो इस दुनिया को, जब रोड पर खड़े हो तो दुनिया रुकी नहीं हुई है, इस क्षण में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे आप चेतना को इस क्षण में लाओगे, लाते ही सबसे बड़ा सूत्र या सबसे बड़ी बात यही दिखाई देती है कि काम जारी है। इस क्षण में आपको काम जारी हमेशा दिखाई देता है। चलिए एक वाक्य लेते हैं, लेट्स टेक वन सेंटेंस। ये लीजिए एक वाक्य है, जैसे एक मैंने सिंपल सा वाक्य लिया, आई, आप भी लिखिएगा साथ साथ चलती रहिएगा, आई अटेंड द क्लास। आई अटेंड द क्लास, भाई मैं क्लास अटेंड करता हूँ। इस वाक्य को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में कोई दिक्कत वैसे ही नहीं है। अच्छा एक और बात, खास बात यह है, जब मैंने इस वाक्य को लिखा तो क्या इस वाक्य में ऐसा कोई टाइम है जो टेंस को चेंज कर दे? फिर सुनिए, क्योंकि मैंने कहा टाइम इज चेंज, चेंज इज टाइम। समय ही बदलाव ला सकता है। आई अटेंड द क्लास, इस वाक्य में ऐसा कोई समय नहीं है जो मतलब काम को बदल दे या भाव को बदल दे। इस वाक्य में कोई टाइम नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था टाइम इज चेंज। अगर मान लो मेरे सामने पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं है और मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ। अगर मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ तो क्या गलत हो गया क्या? आप कहोगे नहीं सर गलत क्यों हो गए? अगर कुछ नहीं भी हूं तो भी सही हूं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बेटा भाई दोस्त ही सत्य है। ये अपने आप में सही है वाक्य, भाई मैं क्लास अटेंड करता हूं। पर अगर इस वाक्य को एग्जामिनर, क्योंकि वो तो बदलेगा ना, क्वेश्चन की मेकिंग सीखनी है कि बनता कैसे है, अगर वो पकड़ में आ गया तो सारे नियम वहीं से निकल के आएंगे। और वादा करता हूँ दुनिया की कोई इंग्लिश की किताब ऐसी नहीं होगी बेटा कोर्स खत्म होने के बाद जो अटक जाए, ये वादा है मेरा। बस आप जैसे बता रहा हूँ वैसे समझते चलिएगा। मैंने कहा आई अटेंड द क्लास और यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लगा दिया एट प्रेजेंट। आई अटेंड द क्लास एट प्रेजेंट। मान लीजिए एग्जामिनर जैसे करता है वैसे ही मान लो हमने भी कर दिया। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और एक डी पार्ट भी आ गया वाक्य में, कोई गलती नहीं है, नो एरर। कि भी वाक्य में कोई गलती नहीं है, नो एरर। ऐसे एग्जामिनर करता है। और मैंने कहा था कोई भी अगर एक पार्ट्स में टूटा हुआ हो तो उसको मानो ही मत के पार्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा कोई गाड़ी है पार्ट्स में बिखेर दी, अब आपको कैसे पता लगे कौन सी गाड़ी है, कि ये सियाज है या होंडा सिटी है या ये वेरना है या फिर स्कॉर्पियो है या फिर हैरियर है? भाई गाड़ी संगठित हो तभी तो गाड़ी दिखेगी। वो पार्ट्स में तोड़ता है इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो बिल्कुल अगर पार्ट्स में टूटा भी हो तो भी वाक्य को पूरा ही देखने की कोशिश किया करो। वाक्य को पूरा देखोगे अगर तो बेटा पता लगेगा। देखो ध्यान से, आई अटेंड द क्लास एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब है इस क्षण में। तो क्या बेटा आपको टाइम दिख रहा है? हो गया यस सर। तो क्या बेटा आपको टेंस दिख रहा है? टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ सर दिख रहा है। तो जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। टॉपिक का नाम निकल के आ गया, टाइम एंड टेंस। तो बेटा ये गड़बड़ हो गई, राइट। तो अटेंड तो नहीं हो सकता बेटा। इस क्षण में मैं क्लास अटेंड करता हूँ या आप कहोगे सर करता हूँ नहीं, अभी तो हमारी क्लास चल रही है, चल रही है तो काम जारी है। तो वाक्य बनेगा आई एम अटेंडिंग
आई एम अटेंडिंग द क्लास एट प्रेजेंट। कह रहे सर इस क्षण में मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आई एम अटेंडिंग द क्लास एट प्रेजेंट। टाइम ही है, टाइम मीन्स चेंज, यही तो चेंज कर रहा है सब कुछ। और उस चेंज पर फोकस कर लिया तो बात बन जाएगी बेटा। समय बदलता है, हम बदल जाते हैं, समय बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अभी समय थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बढ़िया समय लिया, देखिए हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटा। तो जैसा होगा टाइम, जैसे एट प्रेजेंट था, एक और वर्ड लेते हैं, देख लिखें माय फादर। सुनना बोलना पढ़ना लिखना चलते रहो साथ साथ बेटा, यही है ज्ञान और कुछ नहीं है। माय फादर स्टैंड्स एट द बस स्टॉप। माय फादर स्टैंड्स एट द बस स्टॉप। माय फादर स्टैंड्स एट द बस स्टॉप। और यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिया, करंटली। जैसे ही मैंने करंटली लिखा बेटा, करंटली का मतलब मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि भाई वो देखो मेरे पापा इस क्षण में, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं और पापा वहाँ पे। तो बेटा जैसे ही मैंने कहा करंटली, तो जैसा होगा टाइम, जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। तो टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड टेंस। बेटा इस क्षण में मेरे पापा खड़े हैं, अगर खड़े हैं तो काम जारी है ना बेटा, राइट। इस क्षण में मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो इस क्षण में डेफिनेटली वो खड़े हैं, तो खड़े होने वाला काम जारी है ना बेटा। और अगर जारी है तो स्टैंड्स, या आप होगे सर स्टैंडिंग, और खाली स्टैंडिंग, या सर बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी तभी तो काम जारी होगा, या तो इज या एम या आर या वॉज या वर या बीन, ये सारी बी की फॉर्म्स होती हैं, आगे लिखवा भी देंगे। उनके बिना, बी के बिना काम जारी नहीं होता, हैव के बिना काम खत्म नहीं होता, राइट। तो माई फादर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप करंटली, राइट। माई फादर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप करंटली। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं देखना चाहूँ इन्हीं से, नाउ डेज, दिस डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट से अगर हम देखना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिया, ये लीजिए एक वाक्य आपके सामने बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस का मतलब है काम जारी से ही है। प्रोग्रेसिव सेंटेंस का मतलब है काम जारी। पीपल यूज टू बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, भाई इंग्लिश से डरा करते थे, डरा करते थे मतलब नेगेटिव। भाई लोग इंग्लिश से डरा करते थे, डरा करते थे मतलब क्या? नेगेटिव। बट नाउ डेज, देखो ध्यान से बेटा, बट नाउ अ डेज, अब समय दिखाई दिया, ये कुछ ना कुछ तो बदलेगा। ट्रेंड बदल रहा है, इसका मतलब बदल रहा है। तो अगर वो लोग इंग्लिश से डरा करते थे, इसका मतलब आजकल नहीं डर रहे हैं, आजकल सीखने में लगन दिखा रहे हैं, आजकल वो स्वभाव में बदलाव आ रहा है। कहते भाई लोग इंग्लिश से डरा करते थे, पीपल यूज टू बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, बट नाउ अ डेज द ट्रेंड। अब आप कहोगे सर जैसा होगा टाइम वैसा ही होगा टेंस। टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। सर जब चेंज इन नेचर है और नाउ डेज से हमने पहचान लिया, तो यहाँ चेंजेस तो हो नहीं सकता, और अगर चेंजेस नहीं होगा तो क्या होगा? चेंजिंग होगा। तो बेटा क्या बनेगा? नाउ डेज द ट्रेंड इज चेंजिंग। पीपल यूज टू बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश बट नाउ डेज द ट्रेंड इज चेंजिंग, कि भाई आजकल जो है स्वभाव बदल रहा है, ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, राइट। नाउ डेज द ट्रेंड इज चेंजिंग, राइट। जैसे मैं अगला क्वेश्चन देखूं जो हम कर रहे हैं, एक बार देखें क्वेश्चन के स्तर पर चीजें किस तरीके से जा रही हैं। लेट्स चेक। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। सर बीच बीच में से क्यों? अभी सीक्वेंस भी आ जाएगा, इक्का दुक्का मैं बताऊं कि बेटा जो भी हम करेंगे उसके साथ साथ प्रैक्टिस साथ साथ करके चलेंगे। देखो अगर क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में फ्रेम हो गया, मान लीजिए द पीजेंट्री हैव लेफ्ट देयर हाउसेस। पीजेंट्री का मतलब किसान होता है, भाई किसानों ने अपने घर छोड़ दिए बेटा। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान, बहुत सारे किसान, मैनी फार्मर्स, राइट। हैव लेफ्ट देयर हाउसेस, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, बिकॉज दे रेज देयर वॉइस करंटली। यहाँ पे देखो करंटली, करंटली का मतलब क्या होता है? इस क्षण में। और इस क्षण में मैं पढ़ाता हूँ, या आपको सर पढ़ा रहे हो तो काम जारी होना चाहिए ना बेटा। तो अगेंस्ट द न्यू लॉ, कहते भाई बहुत सारे किसानों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। द पीजेंट्री हैव लेफ्ट देयर हाउसेस बिकॉज दे रेज देयर वॉइस करंटली। अब जैसे ही करंटली आया आपके दिमाग में क्लिक करेगा। मैंने कहा ना क्लू चाहिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या आपको टाइम दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर। विरोध करना होता है रेज वॉइस। क्या आपको टेंस दिख रहा है? हाँ सर। तो जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, टॉपिक का नाम आ गया टाइम एंड टेंस। तो क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर साफ है, हमें पता लग चुका है कि भाई करंटली आ गया तो हम कहेंगे काम जारी। काम जारी मतलब दे आर रेजिंग, दे आर रेजिंग देयर वॉइस करंटली अगेंस्ट द न्यू लॉ, राइट। तो पहला जो हमने देखा था, मैं वापस चलता हूं बेटा बोर्ड के ऊपर। लेट्स गो टू द बोर्ड। जैसे हम करंटली का क्वेश्चन ये कर रहे थे, जैसे ये करंटली का था वैसे ही करंटली का भी आपने किया।
माई फादर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप करंटली, ऐसे ही मैंने कहा कि द पीसेंट्री हैव लेफ्ट देयर हाउसेज बिकॉज दे आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द न्यू लॉ करंटली, नए कानून के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, राइट तो पहला हमारा क्या था बेटा, द फर्स्ट क्लू वॉज आजकल, जिसकी इंग्लिश थी खुद से सोचिएगा, नाउ डेज और दीज डेज। सेकेंड वॉज इस क्षण में, जिसकी इंग्लिश क्या थी बेटा, जिसके इंग्लिश के लिए मैंने वर्ड्स लिखवाए थे, याद करो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस मोमेंट, नाउ, करंटली। अब तीसरा, तीसरे के लिए एक वर्ड आता है बेटा, अभी भी, अभी भी, राइट जिसके लिए लिखें स्टिल। अगला चौथा भी लिख लें साथ में, STILL, स्टिल। और चौथा है बेटा, हिंदी में कह सकते हो दिन ब दिन, और दिन ब दिन को इंग्लिश में कहते हैं डे बाय डे, डे बाय डे, दिन ब दिन। और इसके बाद लास्ट, 1 2 3 4 और पांचवा लास्ट है बेटा, लास्ट है जो कि हमें पढ़ना है D2 एंड D2, जिसको मैं रिलेट करूंगा गेट से। D2 एंड D2 जिसको रिलेट किया जाएगा गेट से, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है बेटा ये। D2 एंड D2 जिसको रिलेट किया जाएगा गेट से, आजकल हमने देखा, इस क्षण में देखा। अब एक सिचुएशन लेते हैं, ये टोटल 5 सिचुएशन जिससे एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं 5 से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, नहीं तो नहीं बनता है बेटा। पहली सिचुएशन आपने कहा सर आजकल, नाउ डेज, दीज डेज। दूसरी सिचुएशन इस क्षण में, इस क्षण में का मतलब है एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, करंटली, राइट, और नाउ और करंटली, और फिर है अभी भी, उसके बाद आ गया स्टिल, राइट। अब स्टिल से एक सिचुएशन देखते हैं, अभी भी, उसके बाद फिर डे बाय डे पर चलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टिल की जैसे मैंने बात की, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, स्टिल, स्टिल के लिए मतलब मैंने कह दिया अभी भी। एक सिचुएशन में चलते हैं अपने आप से, क्योंकि भाषा है तो भाषा की परिस्थितियां समझ में आ सकती हैं। आप खुद कहोगे देखो काम जारी है, मान लीजिए कि आपके दोस्त ने कहा कि भाई 4 बजे रेलवे स्टेशन पे मिलना, तो आपके शहर में जो रेलवे स्टेशन है उस पर 4 बजे मिलने की बात हुई, तो आप 4 बजे स्टेशन पर पहुंच गए, और 4 से 5 बज गए, आपका दोस्त नहीं आया। जब आपका दोस्त नहीं आया, जब आपका दोस्त नहीं आया तो आपने अपने दोस्त को फोन किया, कहते भाई कहाँ है, तो वो भी पलट के कहता है तू कहाँ है, कहते व्हाट डू मीन बाय तू कहाँ है, मैं तो अभी भी स्टेशन पर इंतजार। देखो आपके मुंह से तुरंत निकला, अगर आप जुड़े हुए तो तुरंत निकलेगा कि मैं तो अभी भी स्टेशन पे इंतजार करता हूँ, या हाँ कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी स्टेशन पे इंतजार कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी भी, तुरंत देखा आपने काम जारी बता दिया, राइट। कहते भाई वो बच्चा चुप हो गया, कहते नहीं वो तो अभी भी रो, कहते तो अभी भी रो, तुरंत करो सर, सर वो हिंदी कितनी अच्छी है, तुरंत आप बता देते सर रो रहा है, इसका मतलब काम जारी ना। जैसे आया स्टिल, तो स्टिल आते ही डेफिनेटली काम जारी होगा बेटा, राइट। जैसे आपने कहा, बड़े ध्यान से देखिएगा कि वाक्य कुछ इस तरीके से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना साथ साथ चला करो। आई स्टिल, शाबाश, मतलब बोल बोल कर भी हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है भाई, बोलने की भी आदत हो गई। आई स्टिल वेट फॉर यू एट द स्टेशन, आई स्टिल वेट फॉर यू एट द स्टेशन, आई स्टिल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। मैं तो अभी भी, और अगर इसको पार्ट्स में तोड़ दिया जाए बेटा, दिस इज ए पार्ट, ऐसा कह दिया जाए, दिस इज बी पार्ट, ऐसे सी पार्ट, और एक डी पार्ट भी बना दिया, नो एरर। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पार्ट्स में तोड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5 में तोड़े, 6 में तोड़े, हमें तोड़ना उसे है ही नहीं। हम तो जोड़ के देखेंगे पूरे वाक्य को और उसकी सेंस निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैंने कहा था क्लू पकड़ना है बेटा, जैसे ही आप क्लू पकड़ोगे तो आपको दिखाई देगा टाइम, स्टिल, एक दिखाई देगा क्या, टेंस। और किसी भी भाषा का या किसी भी वाक्य की का सबसे बड़ा ज्ञान है समय और काम, टाइम एंड टेंस। आई स्टिल वेट फॉर यू एट द स्टेशन, जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, टॉपिक का नाम आ गया टाइम एंड टेंस। आई स्टिल वेट फॉर यू एट द स्टेशन, तो बेटा ये वाक्य हो गया गड़बड़, मैं अभी भी स्टेशन पे इंतजार करता हूँ, या आप कहते सर कर रहा हूँ मतलब वाक्य कुछ ऐसा होना चाहिए ना, आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। कहते मैं तो अभी भी स्टेशन के लिए इंतजार, स्टेशन पे तेरा इंतजार कर रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। वाक्य लिखे बेटा, आई हैव फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई हैव फेल्ड इन माई फर्स्ट
अटेम्प्ट, बट भी मैं अपनी पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, बट आई स्टिल प्रिपेयर फॉर माई ड्रीम जॉब। I still prepare for my dream job. I have failed in my first attempt, but I still prepare for my dream job. मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, बट आई स्टिल प्रिपेयर फॉर माई ड्रीम जॉब। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आई हैव फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट बट आई स्टिल टाइम है, ये रही टेंस, मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। कहते भी मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया। भाई होता है कई बार। पहली बार में कौन सा साइकिल चल गई थी, गिरे थे। पहली बार में कौन सा मुंह से मां निकल गया था। पहली बार में कौन सा मैंने पेन पकड़ लिया था, हाथ से छूट गया था। पहली बार में कौन सा बोल गया, तोतला गया था। पहली बार में हुआ ही क्या, कोई बात नहीं। चरैवेती लगातार चलते रहना है बेटा। सारी सिद्धियां कर्मों से अगर मिलनी है तो कर्म मुझसे बचते रहने चाहिए। सिद्धियां, वो जो क्वेस्ट फॉर पावर है वो पूरी हो सकती है, वो खोज संपन्न हो सकती है, बशर्ते कर्म लगातार उस आशावान स्प्रिंग बोर्ड से मेरे अंदर से कूदते रहे, लगातार उछलते रहे, कर्म आते रहे, होप जगी रहे। कहते भाई मैं बेशक से पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, पर अभी भी जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। अब तो बताने की जरूरत नहीं ना बेटा, अब दिमाग काम करने लगा सर प्रैक्टिकली, कि यहाँ पे मैं एम लगा दूं, आई एम स्टिल, और प्रिपेयर की जगह आ जाएगा यहाँ पे क्या, प्रिपेयरिंग। आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर माई ड्रीम जॉब। तो ऐसा कभी भी दिखे आपको, चार ही तो वर्ड्स मैंने बताए, पहला है आजकल, दूसरा इस क्षण में, तीसरा अभी भी, चौथा दिन ब दिन। तो दिन ब दिन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू दिन ब दिन, राइट। दिन ब दिन, जिसको हम कहते हैं डे बाय डे। अगर आपको ये टाइम दिखाई देता है कभी भी एग्जाम में या किसी सेंटेंस में, तो बेटा ये भी कहीं ना कहीं काम जारी लिए होता है। जैसे दिन ब दिन ठंड बढ़ती है या दिन ब दिन ठंड, आप कहते हो सर बढ़ रही है, राइट। दिन ब दिन वो समझदार होता है या कहते सर होता जा रहा है, राइट। दिन ब दिन उसमें बदलाव आता है या बदलाव कहते सर आता जा रहा है। तो जैसे दिन ब दिन होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड डे बाय डे। तो डे बाय डे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा, वाक्य लिखिएगा बेटा, द सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर improves, IMPROVES, the CM improves the level of education. The CM improves the level of education. The CM improves the level of education. अगर ये वाक्य इतना ही है, मान लीजिए मैंने वाक्य को इतना ही छोड़ दिया कि सीएम एजुकेशन के लेवल को उठाते हैं, वाक्य बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य की कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सही जा रही है, समझ बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं है जो चेंज लेके आ सके बेटा, क्योंकि समय बदलाव लेके आता है, और इसमें कोई टाइम नहीं है तो टेंस चेंज होगा नहीं, क्योंकि चेंज इज टाइम, टाइम इज चेंज, राइट। सो द सीएम इंप्रूव्स द लेवल ऑफ एजुकेशन। और वाक्य लेंगे, द सीएम improves the level of education. The CM improves the level of education. और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टाइम डाल दिया बेटा, डे बाय डे, दिन ब दिन ऐसा कुछ हो रहा है। अगर मैं पार्ट्स में तोड़ना चाहूँ तो तोड़ दूँ, आपको नहीं सर पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं, हम वैसे भी पहचान लेंगे, क्योंकि वो पार्ट्स में तोड़ने की ड्रामेबाजी हमें समझ में आ चुका है कि वो हमें कंफ्यूज ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए होती है। तो पार्ट्स को हटा के पढ़ूँ तो जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, और टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। समय से क्या बदलाव आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा सारा एग्जाम चेंज पर आधारित है। तो बेटा द सीएम इंप्रूव्स नहीं, द सीएम इज इंप्रूविंग, द सीएम इज इंप्रूविंग द लेवल ऑफ एजुकेशन डे बाय डे। द सीएम इज इंप्रूविंग द लेवल ऑफ एजुकेशन डे बाय डे। तो जैसे मैंने देखा डे बाय डे, तो डेफिनेटली काम जारी होगा बेटा, डेफिनेटली काम जारी होगा। हमारी एक टाइप और बची है गेट वाली, राइट। पर इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। चलिए ये रहा, ये देखिए यही क्वेश्चन। इवन आफ्टर गेटिंग फेल्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट में फेल होने के बावजूद, आई स्टिल प्रिपेयर फॉर माय ड्रीम जॉब, आई स्टिल प्रिपेयर फॉर माय ड्रीम जॉब। अब जरा महसूस करो कि इस वाक्य में क्या हो सकता है बेटा, खुद से सोचो, खुद से सोचो, और अपनी नोटबुक में इस वाक्य में देखना है कि प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम क्यों है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है, यही तो देखना होता है। तो इवन आफ्टर गेटिंग फेल्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्टिल प्रिपेयर फॉर माय ड्रीम जॉब। आप होगे सर जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, तो बन जाएगा आई एम स्टिल, और प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर में आईएनजी लगा देंगे भी फेल होने के बावजूद भी। आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर माय ड्रीम जॉब। डन बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। माई ग्रैंड पा इज नॉट इन हिज रूम। भाई मैं अपने दादाजी के कमरे में गया, कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ लो, समझ साथ साथ लो। मैं अपने दादाजी के कमरे में गया और मैंने देखा ग्रैंड पा कमरे में नहीं है। माई ग्रैंड पा इज नॉट इन द रूम, कमरे में नहीं है, राइट, इन हिज रूम। ही बास्क्स इन सन। अब बड़े ध्यान से देखो, ही बास्क और धूप सेकना, जैसे सर्दी होती तो लोग धूप में बैठ जाते हैं, और धूप सेकना जो होता है उसे बोलते हैं बास्क इन सन बेटा, राइट। जो धूप सेकना है, भाई गर्मी अगर हो तो फिर तो धूप आपको सेक देगी, राइट। आप धूप नहीं सेक सकते, पर सर्दियों में लोग अपना आराम से अखबार लेके, चाय का प्याला लेके जो है कुर्सी डाल लेते हैं और धूप सेकते हैं, बास्क इन सन। तो धूप सेकना। मैं कमरे में गया तो देखा दादाजी है ही नहीं, फिर खिड़की में से देखा, अरे यार अभी तो वो, इस क्षण में वो धूप, शाबाश, मैंने देखा वो धूप में बैठे हैं। नाव से पता लग गया जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। पता लग रहा है प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा। ही, आई एम बास्किंग, यू आर बास्किंग, और ही इज बास्किंग इन सन। माई ग्रैंड पा इज नॉट इन हिज रूम, ही इज बास्किंग इन सन नाउ। भाई वो क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं भाई, राइट, वो धूप सेक रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो, शाबाश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इट इज, आई वॉन्ट माई क्लोथ्स टू बी कैची। कैची का मतलब आकर्षक। मैं चाहता हूं कि मेरे कपड़े कैची हों, मतलब अट्रैक्टिव हों, आकर्षक हों। आई वॉन्ट माई क्लोथ्स टू बी कैची, अट्रैक्टिव हों। सो आई डू विंडो शॉपिंग एट प्रेजेंट। जैसा होगा टाइम। विंडो शॉपिंग का मतलब ये होता है बेटा, जब आप खरीदते कुछ नहीं। विंडो शॉपिंग का मतलब है भाई खरीदना शॉपिंग है, पर विंडो शॉपिंग का मतलब आप खरीद कुछ नहीं रहे हो, बस मोल भाव करके छोड़ रहे हो दुकान। जब आप कुछ खरीद नहीं रहे हो, सिर्फ मोल भाव कर रहे हो और फिर दुकान छोड़ देते हो, मोल भाव करते हो दुकान छोड़ देते हो, इसे बोलते हैं विंडो शॉपिंग। यानी कि शॉपिंग वेयर यू डोंट बाय एनीथिंग, जस्ट आस्क फॉर प्राइस एंड मूव ऑन, राइट। मतलब सिर्फ मोल भाव करते हैं, और करना चाहिए, आपका अधिकार है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप पहली दुकान पे गए और बस उसने कहा 1000 रुपए की, कहते यार ठीक है दे दो भाई, लेके आ गए। क्या पता वही स्टफ आपको 400 रुपए में अवेलेबल होता, राइट। तो आपको एक दो दुकान पर जाकर विंडो शॉपिंग पहले कर लेनी चाहिए, शॉपिंग करने से पहले, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मेरे कपड़े आकर्षक हों और पॉकेट फ्रेंडली भी हों, भाई जेब पे ज्यादा वजन ना पड़े। आई वॉन्ट माई क्लोथ्स टू बी कैची, सो आई डू विंडो शॉपिंग एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब क्या था, इस क्षण में। और इस क्षण में बेटा मैं पढ़ाता हूँ या आपको सर पढ़ा रहे हो, तो इस क्षण में मैं विंडो शॉपिंग करता हूँ या, तो जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। सोचो बेटा, दिमाग बोलने लगा, आप हो गए हाँ सर, बोलने लगा, हमें पता है कि यहाँ पे आएगा आई एम डूइंग विंडो शॉपिंग। आई एम डूइंग विंडो शॉपिंग एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, वाई डू यू टेक अ सिएस्टा एट दिस मोमेंट। यहाँ से थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। वैसे एट दिस मोमेंट से पता लग गया, राइट, कि यहाँ पे वाई आर यू बनेगा, क्योंकि एट दिस मोमेंट तो काम जारी होगा, राइट। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, तो यहाँ डू यू टेक नहीं होगा, आर यू टेकिंग। और सिएस्टा होती है दिन की नींद, जो दिन में सोते हैं। चलिए यहाँ से आगे मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहूंगा ना, जल्दबाजी में समझाना चाहूंगा। जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में जब मैं D2 एंड D2 बताऊंगा और मैं गेट बताऊंगा, तो मैं बड़े विस्तार से इसको भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आर यू टेकिंग और वो सारी सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम हर एक चीज़ को आराम से करके चलेंगे बेटा, सहज पके सो मीठा होए, राइट। जल्दी का काम शैतान का, ये आप जानते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अभी तक बहुत कुछ हम वेस्ट करते हैं, पर अब जल्दबाजी खत्म कर देना, हाय तौबा खत्म कर देना, प्योर लर्नर बने रहना, अच्छे सीखने वाले बने रहना, राइट। और अच्छे सीखने वाले को अगर अच्छा सिखाने वाला मिल जाए तो वही जिंदगी में आपकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल लेवल को उठाने का सबसे बड़ा जरिया है बेटा, राइट। आपके अंदर के सीखने वाले को अगर सही सही आवाज मिल गई, यानी कि सही बातें आपसे करने वाले मिल गए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में कुछ भी गलत रह जाए। चाहे क्वेश्चंस हो और चाहे मेरे विचार, कर्म, आदतें, व्यक्तित्व या चरित्र, गलती किसी भी स्तर पर हो, सब सही हो जाएगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आज मुझे सुनने के लिए, अभी ये पूरा नहीं हो गया है, हम 1 घंटे पहले हमने थोड़ा सा बेस बिछाया, और बिल्कुल शुरू की क्लासेस हैं, कोई जल्दबाजी मन में नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, जितने दिन भी ये क्लास चलनी है, 100, 150, 200, हमारी जो भी क्लासेस चलनी है, वट एवर इज द, मतलब जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा कोटा हमें पूरा करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब 7वीं में हुए तो छठी का भूल गए, 9वीं में हुआ तो, मैं पूरी
ताकत लगा दूंगा कि आप भूलें भी नहीं। क्यों? क्योंकि इतने असाइनमेंट्स और इतनी बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को जोड़ के चलेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि चीज़ कोई दिमाग से निकल जाए। क्योंकि जो भी चीज़ बार बार आती रहती है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बेटा। जो चीज़ रिपीट होती रहती है वो हम भूलते नहीं। राइट? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आपने जो पढ़ा है, और उसमें आज की सबसे जो खास बातें हैं कि किसी भी वाक्य को अगर तोड़ूं तो दो चीज़ें, एक सेंस एक टेंस। टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें से मैंने आज जो है आईएनजी वाली बात की, और उसमें मैंने कुछ बातें की कि आजकल, इस क्षण में, अभी भी। राइट? और दिन ब दिन, और अगली क्लास में डी टू एंड डी टू और गेट के साथ। और वादा करता हूँ, जब सारा का सारा ये जो धाराएं चल रही हैं, जब ये समुद्र बनेंगी तो आपको पूरी समझ। बेटा समुद्र एकदम किसी को नहीं मिलता, अलग अलग धाराएं जाती हैं नदियों की, और जाके नीचे सागर इकट्ठा होता है। राइट? अगर एकदम सागर मिल गया तो बेटा फिर सारा मामला डूब जाएगा। अगर पहाड़ से सोचो पिघल के पूरा ग्लेशियर चल पड़े एकदम, तो बेटा सब बर्बाद हो जाएगा। तो बाय एंड बाय यू विल फाइंड योर फीट। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपका कोच, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका दोस्त अजय आपसे अलविदा लेता है इन्हीं शब्दों के साथ। लगातार लगे रहिएगा बेटा। हैव पेशेंस एंड कीप इट अप। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।